हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और कितना अजीब होता है जब सरकारें अपनी गलतियों की माफी मांगती हैं। हाँ, क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका क्या इफेक्ट पड़ा वो अपन देखेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है कि क्योंकि इस सरकार ने अपनी एक गलती की माफी मांग ली है, तो इंडिया के ऊपर ये कैसे एक एथिक्स का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ऐसा कुछ इंडिया के साथ भी होया हुआ है ना। इंडियंस के ऊपर भी ऐसी घटना घटी हुई है। एंड आई एम नॉट इवन मेकिंग इट फनी, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग जो हुआ। ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनोमस रीजन दैट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। सीधी सिंपल भाषा में बताती हूँ, डेनमार्क आज भी अपनी कॉलोनी मेंटेन रखता है। एग्जाम में लिखने के लिए लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक है, समझने के लिए है। ग्रीनलैंड एंड फरो आइलैंड्स डेनमार्क की तीन टेरिटरीज हैं। एक मेनलैंड टेरिटरी है जो कि यूरोप का पार्ट है, जिसको अपन एज अ डेनमार्क ही देखते हैं। ठीक है ना, जब डेनमार्क का मैप पढ़ते हैं ना, तो यूरोप का जो पोर्शन है, मैं भी दिखाती हूँ कहां पर है, उसको डेनमार्क बोलते हैं, किंगडम ऑफ डेनमार्क। ठीक है। दूसरा फेरो आइलैंड्स, FAROE, फेरो आइलैंड्स। और तीसरा है ग्रीनलैंड। ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं अपन। यहां पर 1960s और 70s में डेनमार्क की सरकार ने जो किया है वहां की नेटिव पॉपुलेशन के साथ, उसके कारण उनको माफी मांगनी पड़ी है। तो क्या हुआ था, पहली बात तो देखते हैं कि है कहां पे। ये है ग्रीनलैंड, यही है ना ग्रीनलैंड। अब क्योंकि इसकी ज्योग्राफी देखी है, इसकी पोजीशन देखी है, तो इसकी अपन को अदरवाइज भी ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। ये है नॉर्थ अटलांटिक सी ओशन। ये है, हाँ, ये है लेब्राडोर सी आपका। ठीक है। और यहां पर आपका पड़ता है डेनमार्क, जर्मनी का बिल्कुल क्राउन की तरह सर के ऊपर बैठा है। ओके, बहुत बढ़िया। ये वाला एक छोटा सा आइलैंड है, आइसलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में, इसको कहते हैं फरो आइलैंड्स। डेनमार्क, फरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड, फरो आइलैंड्स और डेनमार्क, ये तीनों मिलके किंगडम ऑफ डेनमार्क बनाते हैं। ये समझ में आ गया, गुड। अब क्योंकि मैंने ये बता दिया है, ये बाय द वे ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, नॉर्थ आर्कटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक सी है। और इतनी बेसिक ज्योग्राफी अपन ने देख ली है, ये आपको करना पड़ेगा, ज्योग्राफी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ग्रीनलैंड के बारे में देख लेते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि कॉन्टिनेंट नहीं है। ग्रीनलैंड 80% से ज्यादा आइस से कवर्ड है। और हाँ, नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बीच में है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रीनलैंड स्पार्सली पॉपुलेटेड है। आई थिंक ग्रीनलैंड का ही फैक्ट है, 0.03 पीपल, कितना, 0.03 पर्सन्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक इंसान भी नहीं मिलेगा, 0.03 पर्सन मिलेंगे, तो कब जाके 1 होएगा। इतनी कम पॉपुलेशन है। इसकी कैपिटल है नुक, और इनका मेजर सिटी भी नुक ही है। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ग्रीनलैंड में है, और वो यहाँ है। और वो कितना बड़ा है बताऊं, वो इतना बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड नहीं है, यहाँ पर ह्यूमन विजिट्स अलाउड नहीं है। इस एरिया में कुछ कुछ फ्योर्ड्स और ग्लेशियर्स हैं जिनको एज अ साइट सीइंग वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो यूज करते हैं टू अर्न मनी, इनकम। ठीक है, टूरिज्म पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, दैट्स इट। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम है कालिलुसुत। कालिलुसुत बोलते हैं वहाँ के नेटिव इनुइट पीपल। क्या बोलते हैं उन लोगों को, INUIT, इनुइट बोलते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ था कि ये जो इनुइट लोग थे ना, इन इनुइट्स को, इन इनुइट्स में जो विमेन इनुइट थी, इनके साथ में फोर्स्ड स्टरलाइजेशन किया गया। हाँ, वैसा ही जैसा 1970s में, मिड 70s में इंडिया में हुआ था। यहां पर थोड़ा डिफरेंट था। यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव जबरदस्ती महिलाओं के और लड़कियों के अंदर उनके यूजिंग द वैजिनल रूट इंसर्ट कर दिए गए, वायलेंटली इंसर्ट किए, जिसके कारण बहुत ज्यादा नेगेटिव केसेस भी आए। ठीक है ना। और ये वैसे तो पूरा खुद ही केस ही पूरा नेगेटिव है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि कुछ कुछ लड़कियों ने, महिलाओं ने इसको जब रिपोर्ट किया तो पता चला कि वहां पर उनको अननेचुरली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है वैजिनल एरिया से। कुछ कुछ ने ऐसा अपना एक्सपीरियंस बताया दैट उनको एसेड फील हुआ, ठीक है ना, उनको असॉल्टेड फील हुआ, ह्यूमिलेटेड फील हुआ, हैरेस्ड फील हुआ। यहां पर बताया जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ विमेन, जिस पूरे टेरिटरी की पॉपुलेशन 57,000 लोग हैं, वहां पर अगर हजारों महिलाएं और लड़कियां ये शिकायत कर रही हैं कि हमारे साथ में फोर्स्ड स्टरलाइजेशन किया गया है, तो हुआ तो खतरनाक ही है ना। इसके बाद में
हेल्थ यानी पब्लिक हेल्थ नाम का जो सब्जेक्ट है, पहले वो किंगडम ऑफ डेनमार्क के हाथ में था, जो डेनमार्क की जो मेन गवर्नमेंट है उसके हाथ में था। यहाँ पर काफी इनके ऊपर केस हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के ऊपर, यहाँ के इनोवेट महिलाओं ने करे हैं, और इसमें काफी सारे पुरुष भी शामिल हैं। और इस केस को करने के बाद में फैसला ये निकला है कि भाई जो भी सरकार ने उस टाइम किया था वो ठीक नहीं था। इस तरह के आईयूडीज, इंट्रासेप्टिव यूनिट्स होती हैं जो महिलाओं के अंदर फोर्सफुली प्लेस कर दिए गए, इसको इंडिया में कॉपर टी बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, ये बहुत फेमस नहीं है बिकॉज ये एक्चुअली पेनफुल है यूज करना, इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना पेनफुल है, और 100% इसकी कोई नॉन प्रेगनेंसी की गारंटी भी नहीं है। लोग इसको इसलिए प्रेफर नहीं करते, जैसे मैं बताई चुकी हूँ, ये पेनफुल है, एंड नॉट ओनली दैट, ये इन्फेक्शंस भी क्रिएट करता है। ठीक है ना, अगर कोई सीख तो डॉक्टर वगैरह ने आपको ये प्लेस करा है ना आपके अंदर, तो ये इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, और इसके कारण इनफर्टिलिटी भी देखी गई है। ठीक है, तो इसको प्लेस करना और वो भी वायलेंटली करना, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम, होल प्रॉब्लम यही है। इसमें जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने माफी मांगी है कि भाई जो हुआ था हम उसको बदल तो सकते नहीं है। ठीक है, और हमने आपको पब्लिक हेल्थ वाला जो सब्जेक्ट है वो आप खुद ही अब डिसाइड करते हैं, अपनी पॉलिसीज, अपने इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपको करना है, साथ में उसके ऊपर जो भी स्कीम्स बनानी है सब आप ही कर रहे हैं। पर हम उसके लिए माफी मांग सकते हैं, जो हमने किया था उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ये वहां की प्राइम मिनिस्टर के शब्द हैं। अब हुआ क्या है कि जब ये हो गया ना, तो ये एथिक्स का क्वेश्चन बन जाता है ना। ग्रीनलैंड में क्या हुआ, डेनमार्क में क्या हुआ, वो हमारे लिए एथिक्स का क्वेश्चन नहीं है, हमारे लिए एथिक्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इंडिया में भी 1975-77 तक, 1975 से 77 तक फोर्स्ड स्टरलाइजेशन का एक तरह से मुहिम चलाई थी। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फिगर्स बताते हैं 6.5 मिलियन मेन वर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, वेसेक्टमी कर दी गई थी, नसबंदी कर दी गई थी, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। 6.5 मिलियन ये फोर्स्ड कंजर्वेटिव नंबर्स हैं। जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो बताते हैं 11 से 12 मिलियन पुरुषों की, और उसमें महिलाएं भी शामिल थी, बाय द वे, ये ज्यादा लोग जानते नहीं है, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, इनका फोर्स्ड स्टरलाइजेशन कर दिया गया। और इनकी एज ग्रुप क्या थी, 18 से 45 साल की इनकी एज ग्रुप थी। ठीक है, तो कुछ इसमें पुरुष ऐसे भी थे जो शादीशुदा नहीं थे, कुछ पुरुष ऐसे थे जो शादीशुदा थे और उनके बच्चे नहीं थे, या बच्चे थे तो उनका भी कर दिया गया, किसी को बख्शा नहीं। यहाँ पे जो हाथ में आ रहा था ना उसको धर लिया और उसका नसबंदी कर दिया, ऐसा ही था। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे उस जनरेशन के किसी इंसान को जानते हैं ना अपने आसपास को, और उनसे बोलोगे कि क्या हुआ था जरा बताना, तो वो ऐसी ऐसी हेरोइंग स्टोरीज बताएंगे आपको कि आपका दिल दहल जाएगा। और ये इंडिया में हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ था। ठीक है, अगर ब्रिटिश करते हैं अपने ब्रिटिश राज के दौरान तो इतना सरप्राइज नहीं होता, बट ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट है, तो इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा सरप्राइजिंग है। इस तरह से फोर्स्ड सर्जरीज इनकी की गई थी, और इसमें विमेन भी शामिल थी, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, कुछ लोग परमानेंटली डिसफिगर हो गए थे, म्यूटिलेट फील कर रहे थे, म्यूटिलेट हो भी गए थे। ठीक है, और ये ज्यादा खतरनाक इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कंसेंट अलाउड नहीं थी, आपसे परमिशन नहीं ली जा रही थी कि आपको स्टरलाइजेशन कराना है या नहीं। तो एक तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं थी, ठीक है ना, एक तो आपको आपके पास में इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं थी, यहाँ दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा तो मैं नीचे लिख देती हूँ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं थी। ठीक है ना, दूसरा कंसेंट तो बहुत दूर की बात है, आपके साथ में जबरदस्ती करा जा रहा था, तभी तो इसको फोर्स बोलते हैं ना। ये देखो, इसको फोर्स बोल रहे हैं, है ना, मैंने कहा ना जबरदस्ती उठा उठा के लोग खेतों में छुप जा रहे हैं कि अरे नसबंदी करने के लिए आ गए हैं, और उनको उठा उठा के ला रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसे टारगेट सेट कर दिए थे। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी, मैडम इंदिरा गांधी थी, और उनका 20 पॉइंट प्लान था देश को कुछ बेहतर करके देने के लिए। और उनके जो पुत्र थे संजय गांधी, उनका 7 पॉइंट प्लान था, कुछ बुक्स में आपको 11 पॉइंट प्लान भी मिलेगा, उनमें से एक प्लान ये फोर्स्ड स्टरलाइजेशन था, जो संजय गांधी का प्लान था उसमें। तो ऐसे टारगेट सेट कर दिए गए थे कि अगर महीने के एंड तक इतने स्टरलाइजेशन आपके डिस्ट्रिक्ट में से नहीं हुए, आपके तहसील में से नहीं हुए, आपके शहर में से नहीं हुए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से नहीं हुए, तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। और ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर ये जोर आया था। ठीक है, तो उन्होंने फिर टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी किया, मतलब कैसे भी स्टेप्स लिए और उन्होंने टारगेट पूरा किया, वो वाला पॉइंट है। तो जब फोर्स्ड स्टरलाइजेशन हुआ ना तो उसमें काफी हैरोइंग नंबर्स सामने आए। प्रॉब्लम ये हो गई कि फोर्स्ड स्टरलाइजेशन के बावजूद 3 प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी पड़ी, और वो 3 प्रॉब्लम्स ये हैं। एक तो विमेन के खिलाफ जो वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। डायरेक्टली नंबर्स कोरिलेट कुछ केसेस में करते हैं, कुछ केसेस में नहीं करते हैं, लेकिन इससे एक कंक्लूजन ये निकाला गया कि जिन पुरुषों का आपने जबरन नसबंदी कराया है या करा है,
उन पुरुषों ने अपने आप को फोर्स किया है विमेन के ऊपर ये प्रूव करने के लिए कि हम अभी भी मैस्कुलिन हैं, हम अभी भी ये काम कर सकते हैं और हम अभी भी किसी भी महिला को इम्प्रेग्नेट कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी डेफिनेशन सबसे बड़ी सोशल लेवल पर, पेट्रियार्टिकल लेवल पे यही है कि पुरुष किसी महिला को अगर इम्प्रेग्नेट कर सकता है तो ही वो पुरुष है, पुरुषत्व उसमें तभी है, वरना नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एक लो लेवल की डेफिनेशन है और सोशल लेवल पे यही डेफिनेशन अभी भी चल रही है, बहुत जगहों पे अभी भी चल रही है। ठीक है, तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हमने इंक्रीज होता हुआ देखा है। एक सरकार का जो प्लान था कि हम फर्टिलिटी कम कर देंगे जिसके कारण पॉपुलेशन में गिरावट आएगी, है ना, वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि जिन लोगों के पहले बच्चे थे तो अगर उनके नंबर और बढ़ रहे हैं, उनके पास में और ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो तो केस अपने अपने साइड में है। लेकिन जिनके बच्चे नहीं है या एक बच्चा ही है या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्होंने जब शादी करी और उन्होंने जब अपनी वाइफ्स को इम्प्रेग्नेट किया, ठीक है, उनके जब बच्चे हुए तो उन्होंने उस नंबर को एक्स्ट्रा इंक्रीज किया। ठीक है, कि ये अनसर्टेनिटी रही, क्या पता मैं कल ये काम ना कर पाऊं, क्या पता मैं कल बाप ना बन पाऊं। ठीक है, तो वो नंबर इंक्रीज होता गया, उस नंबर में और ज्यादा बढ़ोतरी होती गई। ठीक है, तो आपका जो डिक्लाइन एंड फर्टिलिटी वाला जो प्लान था ना कि हमें ना फर्टिलिटी ही छीन लेंगे लोगों से, जो एक बच्चा है, दो बच्चा है, इसी में खुश रहो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो आपका प्लान ही फेल हो गया। और जब आपका वो प्लान फेल हुआ तो जो आपका मेन जो टारगेट था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला, वो मेन टारगेट ही आपका फेल हो गया। ठीक है, 19 जो लेट 70s थे ना, लेट 70s एंड 80s का जो दशक था, इसमें जो पॉपुलेशन बूम आया है वो स्टडी करने योग्य है इंडिया में। और इसी पॉपुलेशन बूम के कारण, खैर आप इस धरती पे हैं, बट इसी पॉपुलेशन बूम का हम आज भी नुकसान उठा रहे हैं। चलते ही बोलते नहीं है क्या कि इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी है, क्या मैनेज करेंगे, तो वो पॉपुलेशन ही इतनी है, इसके बाद में थोड़ा ज्यादा गड़बड़ा हो गया नंबर। ठीक है ना, बहुत बहुत हाई पॉपुलेशन बूम इंडिया ने देखा, जो कि मैं तो पॉपुलेशन ब्लास्ट कहती हूँ इसको, जिस तरह के फिगर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, तो जो आपके एम्स हैं वो भी पूरे नहीं हो पाए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, सरकार तो माफी मांग नहीं रही है ना, आज की सरकार मांग रही है, उस टाइम जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी वो तो माफी मांग ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई है, हमारे लिए एथिक्स का क्वेश्चन पैदा हो जाता है। मैंने आपको 3 चीजें बोली इस वीडियो में अभी तक। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट क्या होता है, किसी की हामी लेना, हम आपके साथ में ये करना चाहते हैं, हम आपके साथ में ये एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो भी है, क्या आप इस एक्टिविटी के लिए राजी हैं, वो होती है कंसेंट। अगर वो उन्होंने हाँ कर दी तो कंसेंट हो गया है, अगर ना कर दी है तो कंसेंट नहीं हुआ है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट थोड़ा एक स्टेप आगे होता है, हम आपके साथ में ये एक्टिविटी करने की सोच रहे हैं, इसके ये रेपरकशंस हैं, ये पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, ये नेगेटिव बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर आपका ऐसा रहेगा, क्या अब आप रेडी हैं हमें आप हमारे साथ में वो एक्टिविटी करने के लिए, वो होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये एक स्टेप आगे हो गया। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है यहाँ पे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में, और आप एक इंडिया के इमरजेंसी एरा में से इसका क्वेश्चन लेकर सॉरी एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करेंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, ज्यादा ज्यादा 50 वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या, इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, और ये एथिक्स का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, एथिक्स का क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स आपको लिखने हैं। क्या लिखना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप बताएंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने भी आपको हिंदी में समझाया ही है। आप किसी से ये जो भी उसके साथ एक्टिविटी है, जो भी उसके साथ में आप प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में आप फ्यूचर प्रोज कॉन्स, उसके रेपरकशंस, उसका जो भी एम है वो उनके साथ शेयर करें, और उनके ऊपर छोड़ दें कि उनको अब क्या फैसला लेना है। वो होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होती है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ये डार्क है तो मैं व्हाइट कर लूँ इसको, आई थिंक ये डार्क है, आज थोड़े से ना कलर्स ऐसे ही हैं। एनीवे, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही स्टार्ट किया था। हरियाणा से बोलना शुरू करे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें अच्छा नंबर भी आया है, लोगों में अवेयरनेस भी आई है। बाय द वे, किसी भी टाइप का आपको पब्लिक के बिहेवियर में चेंज चाहिए होता है तो आप अवेयरनेस क्रिएट करके, मोटिवेट करके ही कर सकते हैं, जबरन नहीं करवा सकते। ये आजाद भारत है, आजाद भारत के आप आजाद नागरिक हैं, जबरदस्ती आपके साथ कोई नहीं कर सकता। जब जबरदस्ती हुई तो इमरजेंसी के दौरान हुई, और उसको आज भी पढ़ रहे हैं हम, 50 साल होने को आ गए, 50 साल हो गए इनफैक्ट, है ना। तो जबरदस्ती नहीं होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब कैंपेन स्टार्ट हुआ तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने हर बार बोला, प्राइम मिनिस्टर ने ही नहीं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जिनको सेलेक्ट किया गया था कि आप इसका और ज्यादा ऐड करें, इसके बारे में और लोगों को जागरूक करें, उन लोगों ने हर बार बताया कि बेटियां होना और बेटियों के होने के बाद में उनको पढ़ाना,
ठीक है, उनका करियर सेट कराना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है आपको बताया गया। हर बार जब आप रीजंस बताते हैं तो लोगों के माइंड में ये पिक्चर बनती है कि ये आपके लिए जरूरी है, ये अच्छा है, ये बेनिफिशियल है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करे गए थे, कल्पना चावला का एग्जांपल यूज किया गया था, है ना। और अगर आप ब्यूटी वर्ल्ड में देखें तो ऐश्वर्या राय का एग्जांपल यूज किया गया था, पॉलिटिशियंस में देखें तो कितनी अजीब बात है, लेकिन इंदिरा गांधी का एग्जांपल यूज किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझाया जाएगा। ये कैंपेन्स पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के लिए ही होते हैं, अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ ही होती है जो भी होती है। ठीक है ना, हम वेलफेयर स्टेट है, हम पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं, हम सिर्फ उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ओके। तो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के ऊपर अब आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट दी जाएगी। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पब्लिक को बताया गया है, ठीक है ना, उनको उनसे कंसेंट ली गई है कि हम चाहते हैं आप ऐसा करो, नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा करो। क्यों करो? क्योंकि इसके ये फायदे हैं आपके लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी इससे फायदा है। यहाँ पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पब्लिक की मिली है और उसका रिजल्ट भी हमने पॉजिटिव देखा है। ये एग्जाम्पल हो गया। इमरजेंसी एरा में ऐसे कौन सी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी आई थी जिसने आपको कंसेंट नहीं लेने का अधिकार दिया? फोर्स्ड स्टरलाइजेशन। आपको वही बताना है क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको थोड़ा सा बैठ के 5 मिनट सोचोगे ना तो इसका बहुत अच्छा आंसर निकलेगा। क्या क्वेश्चन है? इसको आपको पहली बात तो मैं बता दूं, 10 मार्क्स का लिखना है आपको, और लिखना जरूर इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेगा। ठीक है ना, 10 मार्क्स का है, अराउंड 100 वर्ड्स में इसको समाप्त करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द एथिकल इंप्लीकेशंस ऑफ कोअर्सिव स्टरलाइजेशन पॉलिसीज ऑन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज मैंने एक्सक्लूसिवली इसलिए लिया है, सिर्फ मार्जिनलाइज के साथ में नहीं हुआ था बाय द वे, ठीक है ना। जो फोर्स्ड स्टरलाइजेशन हुआ था इमरजेंसी में, वो हर किसी के साथ, सबके साथ हुआ था। हाँ, उसमें कुछ कुछ क्लासेस बच गई। अगर आप सोसाइटी में इकोनॉमिकली बेटर प्लेस्ड हैं तो हो सकता है कि आपको ना धरा गया हो, लेकिन फिर भी नंबर बहुत से लोगों का आ गया था। ठीक है ना, 11 मिलियन लोगों का अगर नंबर आया है तो अच्छे खासे लोगों का नंबर भी आ गया है कहीं कहीं पे। ठीक है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज लेने का मेरा सिर्फ यही पर्पज है कि यहाँ पर आप क्लास स्ट्रगल बताएं कि अगर आप क्लास, आपकी इकोनॉमिक क्लास ऐसी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास हो गया, पुअर क्लास हो गया, बीपीएल हो गए, उनको अगर काउंट कर रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरह से, स्पेशली बीपीएल जो होते हैं, उनके ऊपर कोई भी पॉलिसी लागू कर देना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वहां से आंदोलन नहीं आता, वहां से किसी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं आता, और अगर रेजिस्टेंस आता है तो वो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस में बदल जाता है बजाय कि सोशल रेजिस्टेंस के, है ना। पॉलिटिशियंस बहुत जल्दी फायदा उठा लेते हैं, जो भी आगे की साइड बैठा है ना वो उसको उठा लेगा और वो पार्टी का मुद्दा बन जाता है, फिर उस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन का ना कचरा सा हो जाता है। ठीक है, ये अपन ने बहुत बार देखा है, इंडिया में बहुत बार होता है। सिर्फ वही पर्पस था, अगर आप उसको नहीं एड्रेस करना चाहते हैं तो इट्स परफेक्टली ओके। तो कोर्सिव स्टरलाइजेशन के एथिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, यहां पर भी आपका कंसेंट वाला पॉइंट आएगा। बढ़िया। कंपेयरिंग इंडियाज इमरजेंसी विद कॉलोनियल प्रैक्टिसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में ऐसा हुआ होता तो हम उसको एज अ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री पढ़ के छोड़ देते। ठीक है, अगर हम इसको सिर्फ एज अ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री पढ़ के छोड़ देते तो यहां पर मुझे एथिक्स का क्वेश्चन नहीं पुट करना पड़ता, लेकिन ये हमारे आजाद भारत में हुआ था, यहाँ एथिक्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये कॉलोनियल प्रैक्टिसेस ग्रीनलैंड में हुई थी और एज लेट एज 70s हुई थी। पहली बात तो कॉलोनियलिज्म बहुत बहुत लेट तक चला है। ठीक है, जस्ट बिकॉज 1947 में इंडिया आजाद हो गया डज नॉट मीन कि बस वहां तक कॉलोनियलिज्म था या उसके आसपास तक ही था, है ना। 60s में गोवा आजाद हुआ है पोर्चुगीज कंट्रोल से, तो मतलब इतना तो पता ही है। ठीक है, तो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस कैसी हुआ करती थी, ग्रीनलैंड का एग्जांपल लेते हुए इंडिया की इमरजेंसी को कंपेयर करना है आपको कोर्सिव स्टरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी एथिकल इंप्लीकेशंस देखनी है। पब्लिक, यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको हिंट देती हूं, आपको ह्यूमन राइट्स की बात करनी है। ठीक है ना, यहां पर आपको ह्यूमन राइट्स की बात करनी है उन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से जो कंट्रीज अपने आप को ह्यूमन राइट्स का फ्लैग बेरर बोलते हैं। मैं यूरोप में डेनमार्क को टॉन्ट मार रही हूँ, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अराउंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसको ऑलमोस्ट 200 से 210 वर्ड्स तक की आपको वर्ड लिमिट में दे रही हूँ। एक्सट्रीमिज्म इन पॉलिसी, ये आपका हिंट है, बहुत बड़ा हिंट है। एक्सट्रीमिज्म इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैन लीड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। ठीक है, इलैबोरेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम फोर्स्ड स्टरलाइजेशन कैंपेन्स ड्यूरिंग इंडियाज इमरजेंसी एरा एंड प्रपोज एथिकल सेफगार्ड्स। आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह की पॉलिसीज लागू ही ना हो, और अगर लागू हो तो आप पब्लिक के ह्यूमन राइट्स को वायलेट होने से कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, और एडमिनिस्ट्रेटर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोचने में ही थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, सुनने में देखने में लग रहे हैं, लिखने लगोगे बहुत आसान है। लिखना जरूरी है, लिखो इनको। ठीक है, आपके लिए न्यूज क्या थी? ग्रीनलैंड ने माफी मांगी है। किनसे मांगी है? अपनी ही एक
कॉलोनी नहीं बोलना है, ठीक है ना? अपनी ही एक कॉलोनी नहीं बोलना है, अपने ही एक क्या बोल सकते हैं उसको, किंगडम के पार्ट से सॉरी मांगी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां के नेटिव्स के ऊपर 60s में, 50s 60s में, 70s तक भी फोर्स्ड स्टरलाइजेशन किया गया था, विमेन को फोर्सिबली इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रसेप्शन का वो बनाया गया था, शिकार बनाया गया था, ओके? और जिसे इंडिया में क्या कहते हैं बाय द वे, सर अगर आप 100.3 है शायद एफएम, सरकारी एफएम है, उसको सुनेंगे ना तो वहां पर बहुत ऐड मिलेंगे आपको कॉन्ट्रसेप्शन के। अदरवाइज भी अपन जानते हैं कि रेगुलर पिल्स होती हैं, मेल कॉन्ट्रसेप्शन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना? बहुत बहुत ऐड आते हैं। कॉपर्टी का ऐड नहीं आता क्योंकि कॉपर्टी को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जाता है। इट्स पर्सनली बता सकते हैं, इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है? तो उसके कारण बहुत कुछ वहाँ की महिलाओं ने और लड़कियों ने झेला है। बहुत छोटी लड़कियों को भी, 13-13, 14-14 साल की बच्चियों को भी फोर्सिबली स्टरलाइज करने की कोशिश की, अगर वो स्टरलाइज हो गई, ठीक है? इसका कोई एंड नहीं होता है, ओके? तो वो वाला एग्जाम्पल आपको देना है कि कॉलोनियल प्रैक्टिसेस कितनी ब्रूटल हो सकती थी, कि ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। द सैड पार्ट इज, इंडिया की गवर्नमेंट ने जब इंडिया में ये किया तो वी वर नॉट अंडर एनी कॉलोनियल रूल, वी वर इंडिपेंडेंट। हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने हमारे ऊपर ये मतलब प्रताड़ना की, ठीक है ना? ये पॉलिसी एक्सट्रीमिज्म आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखनी है, ठीक है? सिंपल है, इजी है ना? इस तरह क्वेश्चंस मैं और लेकर आऊंगी, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाऊंगी। आई एम होपिंग कि ये सही रहेगा, है ना? प्रैक्टिस कैसे करो, लिखने की प्रैक्टिस कैसे करोगे वरना, है ना? चलो, आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।